नस्ल के रुझानात तेज़ी से बदल रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हर नया रुझान महफूज भी है या नहीं। और जेनज़ी में निकोटीन पाउचेस का इस्तेमाल एक तशवीशनाक हकीकत बनता जा रहा है और तहकीक के मुताबिक हर 25 में से एक नौजवान निकोटीन पाउच इस्तेमाल कर रहा है, जबकि 2020 के मुकाबले में इसका इस्तेमाल जो है वो 10 गुना तक बढ़ चुका है। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी टिकिया है जो कि 20 से 60 मिनट के अंदर निकोटीन को बराह रास्त आपके खून में शामिल करती है, और चूँकि ना धुआं है ना सिगरेट है, इसलिए नौजवान इसे बड़ा महफूज मुतबादिल समझ रहे हैं, हर जगह इस्तेमाल भी कर पाते हैं इसीलिए। मगर माहिरीन ये खबरदार कर रहे हैं बार बार कि ये खामोश नशा मुस्तकबिल में संगीन जिस्मानी और जहनी मसाइल का बायस बन सकता है। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है क्या इस बढ़ते रुझान को कंट्रोल करने के लिए कोई कवानीन मौजूद हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो और उन पर अमल दरामद क्यों नजर नहीं आ रहा। इसी आम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सदाकत अली, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज के। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सदाकत साहब, सबसे पहले तो ये वाज़ेह कीजिएगा कि ये जो निकोटीन पाउचेस हैं ये जिस्म के आसाबी और उसके अलावा दिमागी निज़ाम पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। पहले जो ये नुकसान पहुंचा रहा है, जो तबाही कर रहा है, उसको डिस्कस कर लें। देखिए, असल मसला तो बुनियादी तंबाकू नोशी का है, जिसकी शक्लें बदलती रही और यूज़र्स के लिए आसानियाँ पैदा करते रहे जो इसको कमर्शियली इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब टबैको जो है उसमें तो हज़ारों केमिकल्स हैं, टबैको एज ए होल, और जब कोई टोबैको इस्तेमाल करता है तो उसमें मेन मकसद तो उसका होता है कि वो निकोटीन इस्तेमाल करेगा, और जो बाकी केमिकल्स हैं वो रुकावट पैदा करते हैं निकोटीन के खून में जाने में। वो बाकी केमिकल उसका रास्ता रोकते हैं, उसे कम्पीट करते हैं। लेकिन ये जो नए तरीके आ गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बात है या ये पाउचेस की बात है, तो इसमें अब उन्होंने प्योर जो असल चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है यूज़र को, निकोटीन, जो कि सबसे ख़तरनाक चीज़ है, वो उसको प्योर कर दिया। अच्छा। और उसके साथ जो एब्जॉर्प्शन है उसका कोई कंपटीशन नहीं है, यानी जो पाउच है उसमें सिर्फ निकोटीन है और वो किसी दूसरी चीज़ के साथ उसका कंपटीशन नहीं है खून में जाने के लिए, लिहाजा वो बेतहाशा रश करके खून में जाती है निकोटीन, और उसकी जो डोजेज है वो अनलिमिटेड बन जाती है। जबकि अगर कोई हुक्का पीता है या सिगरेट पीता है, और मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो हुक्का या सिगरेट पिए, जब कोई हुक्का या सिगरेट पीता है तो निकोटीन को दूसरे हज़ारों केमिकल से कम्पीट करना पड़ता है और रिटार्डेशन होती है, रुकावट पैदा होती है, तो निकोटीन भी ज़्यादा मिकदार में खून तक नहीं जाती। सही। लेकिन जब ये पाउच का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका जो बज़ है या जो इसकी किक है वो रवायती नहीं रहती, वो गैर रवायती बन जाती है, जैसे कि आइस कोकेन की किक है। तो ये शक्ल जब वो इख्तियार कर जाती है तो इससे जो उसका एडिक्शन पोटेंशियल है वो बहुत बढ़ जाता है। पहले ही कहा जाता है कि जो निकोटीन है वो साथ खड़ी है हेरोइन के और कोकेन के अपने एडिक्शन पैदा करने के पोटेंशियल के लिहाज से। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये जो बराह रास्त तरीका है जिसमें कोई बंदा पाउच रख के हवाई जहाज में भी बैठ सकता है। आप हवाई जहाज में सिगरेट की ममानत है, ई सिगरेट की ममानत है, पाउच की तो ममानत नहीं है। और ये जो है कवानीन के बीच में आपने बात की थी, तो अब ये सब चीज़ें जो है ना कवानीन से बालातर हो चुकी हैं, क्योंकि कानून में निकोटीन एक लीगल सब्सटेंस है। जैसे टोबैको है तो पाकिस्तान में सिगरेट सरेआम बिकता है, तो ये एक लीगल सब्सटेंस होने की वजह से जो लोग इसे मार्केट करते हैं, और आपको पता है कि आजकल सारी मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया पे होती है, और जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया के साथ बजाते खुद एडिक्टेड है, और सोशल मीडिया पे फिर जो चीज़ डॉक्टर साहब एडिक्शन की या मार्केटिंग की तो आगे जाकर हम बात करेंगे, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नौजवानों का रुझान इस तरफ बढ़ता क्यों चला जा रहा है। क्या हमें यही लगता है कि विजुअली वो एक जलाई नहीं जाती जिस तरह सिगरेट जलाते हैं या हुक्का जलाते हैं, और उनको लगता है दिस इज़ समथिंग सेफ, आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो ये अवेयरनेस की भी कमी है कि नौजवानों को आइडिया ही नहीं है कि ये कितनी हार्मफुल है। सबसे पहले तो सवाल पैदा होता है कि नौजवानों को इसके इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये ज़रूरत इसलिए पेश आती है जिसलिए कि पहले सिगरेट नौजवान पीते थे, तो सिगरेट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है कि खैर है, ये तो अब्बा भी पीते हैं, ये तो चचा भी पीते हैं। तो निकोटीन चूँकि एक रवायती नशा है, टोबैको एक रवायती नशा है, तो जो चीज़ें ज़रा पुरानी हो जाती हैं उनसे हमारी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है और हम ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं कि हर वो चीज़ जो रवायती है, पुरानी है, वो नुकसानदेह नहीं है। जो चीज़ फेमिलियर है, जैसे कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं, अगर हम उन्हें रोज़ देखते हैं तो हमारा दिमाग उसको इस तरह इंटरप्रेट करता है कि ये सेफ लोग हैं। हालांकि इस बुनियाद पे कोई बंदा जो आपके इर्द गिर्द बसता है वो सेफ नहीं है कि आप उसको रोज़ देख सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग का एक पैटर्न है, एक उसका फंक्शन है कि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं तो हम उनको हार्मलेस समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर सब कर रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपने अक्सर फिक्रा भी सुना होगा कि जब आप किसी को मना करते हैं किसी चीज़ से तो वो कहते हैं कि सब कर रहे हैं। तो ये जो इंसान का रुझान है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करें, और फिर ये मुख्तलिफ फैशन आते हैं, जैसे शीशा का फैशन आया तो उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, वेब का आया तो उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो वो रंग बदल बदल के जो जहरीले नाग हैं आपके सामने आते हैं, तो फिर आपका बचना तो अपनी तरफ से है। इसे हम बल्ला करार देते हैं आइस के, कोकीन के, आप कहते हैं कि ये उसके साथ ही खड़ा हुआ है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उस मंजिल का ये पहला पड़ाव होता है, इस तरह की चीज़ है। पहला पड़ाव भी ये सवाल आपका बताता है कि जैसे आप इसे बहुत कम समझते हैं। हकीकत ये है कि ये मतलब लेके तो वही उसी कैटेगरी का नशा है। देखिए, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स हैं जिनमें कोकेन जो है सबसे बड़ा नशा माना जाता है, कोकेन उसके करीब सेकंड है, और फिर कुछ और भी नशे हैं जो कि माशरे में बहुत आम हैं। टैबलेट्स हैं ऐसी जो कि तलबा इम्तिहान के करीब इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। चाय कॉफ़ी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन चूँकि वो फिर रवायती है तो बहुत एक्सेप्टेबल है। तो जो निकोटीन है ये बिल्कुल साथ खड़ी है कोकेन आइस के। अगर आप गूगल करके देखें कि इनका जो एडिक्शन कॉज करने का पोटेंशियल है या सलाहियत है निकोटीन की, वो कोकेन आइस के और हेरोइन के बिल्कुल साथ खड़ी है। और इस नशे को छोड़ना, यानी निकोटीन के नशे को छोड़ना, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो या हुक्के की शक्ल में हो, वैसे ही मुश्किल है, बैने ही वैसे ही मुश्किल है जैसे कि हेरोइन या कोकेन के नशे को छोड़ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस मार्केटिंग की हमने बात की और जैसे कि निकोटीन बस शक्लें चेंज कर करके एग्जिस्ट कर रही है, उसी को उस चीज़ में मार्केट कर दिया जाता है या इजी एक्सेस कर दिया जाता है नौजवानों के लिए कि अगर ऐसे नहीं आप यूज़ कर सकते। पहले सिगरेट लोग बच्चे पीते थे, पेरेंट्स से डरते थे या छुप कर बाहर जाते थे, कबाहत समझते थे, लेकिन अब कितना ईजी बना दिया गया मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी अगर हम देखें कि बच्चों की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई इस चीज़ पर। कि सबसे बड़ा गढ़ इस चीज़ का जो है वो यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ अब तलबा की तादाद ऐसे है जैसे 10,000, 15,000, 20,000 मुल्क की नौजवानों के। और वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सिक्योरिटीज़ के नाम पर आउट ऑफ बाउंड करार दे दिया गया है। वहाँ अब लॉ इन्फोर्समेंट नहीं जा सकती। यानी आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो फेमस हो, आप अगर उसके अंदर जाना चाहते हैं और आपका ताल्लुक पुलिस से है या आपका ताल्लुक किसी ऐसे महकमे से है जो कि मनशियात को रोकथाम करने का महकमा है, तो उनके अफराद अंदर नहीं जा सकते। और यूनिवर्सिटी के अंदर नशा बेचने वाला जो है वो रवायती ड्रग पेडलर नहीं होता, वो एक अपना क्लास फेलो होता है, वो एक दोस्त की शक्ल में होता है, होता वो ड्रग पुशर ही है, लेकिन उसको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उसके ऊपर ये ठप्पा नहीं है कि वो मनशियात। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब बराह रास्त पुलिस या कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरह से तालीमी इदारों के अंदर नहीं जा सकते। इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ ही होती हैं जो हम देखते हैं, जो कि रिपोर्ट भी होती हैं, और इस तरह के लोग जो हैं वो फिर पकड़े भी जाते हैं।
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ مطلب کوئی بچہ والدین کے سامنے بیٹھ کے بھی کر رہا ہے تو والدین شاید نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ اس طرح کی نکوٹین پاؤچ کا استعمال کر رہا ہے یا کوئی اور چیز کا. ببل گمز ہیں تو ان کا استعمال کر رہا ہے, اس کے اندر بھی یہ علت ہے, قباحت ہے, یہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں نکوٹین کی صورت میں. تو سر والدین کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس ایڈکشن سے نجات دلوانے میں بچے کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کنٹرول اپروچ جو ہے اس میں ہمیشہ قباحتیں ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ایسے ممالک بھی جہاں کے منشیات کی سزا موت ہے وہاں بھی اب منشیات کا دورہ ہے. مڈل ایسٹ کے جن ممالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں نشے کا یا شراب کا استعمال نہیں ہوتا, اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کیونکہ وہاں بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اگر ایسے ممالک میں کہ منشیات سے بچیں, یا جہاں اب منشیات کے ہسپتال موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی جہاں سزائے موت ہے, کوکین, ہیروئن, چرس یا اس قسم کی اشیاء جو ہے وہ ان کی جو ٹریفکنگ ہے اس کی سزا موت ہے, تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی ہوگی. تو ہمیں ڈیمانڈ ریڈکشن کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے, اور والدین کا جو کام ہے وہ ڈیمانڈ ریڈکشن سے تعلق رکھتا ہے کہ گھروں کا ماحول ایسا بنایا جائے, کمیونیکیشن ایسی ہو اور بچوں کو جو اویئرنیس ہے ارلی آن دی جائے. جیسے 4 سال کی عمر سے پہلے آپ انہیں مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں, اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو منشیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان سے بچنا کیوں ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا اور اولاد کا جو ریلیشن شپ ہے یہ اب وہ روایتی نہیں رہا کہ جس میں والدین بس بچے پیدا کرتے تھے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو سیکھا تھا پیرنٹنگ کا طریقہ وہ اپنے بچوں پہ استعمال کرتے ہیں. آج کے بچوں کو آپ پیرنٹنگ کے روایتی طریقوں سے نہیں پال سکتے, آپ کو اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے. اگر آپ نے شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں تو مینڈیٹری ٹریننگ ہونی چاہیے کہ پیرنٹنگ آپ پہلے سیکھیں کیونکہ آپ نے نسل کو آگے بڑھانا ہے اور نسل کو محفوظ طریقے سے آگے بڑھانا ہے. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ جیسے بچوں کو باقی سارے حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں تو منشیات سے حفاظت کا بھی حفاظتی ٹیکہ لگانا چاہیے. ریاست بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھا جائے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سگریٹس وغیرہ کو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان پر ٹیکسز بہت زیادہ عائد کر دیے جاتے ہیں, پھر جو امپورٹڈ سگریٹ ہیں ان کے لیے پکڑ دھکڑ بھی کی جاتی ہے. اس ضمن میں کیا ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تک لگتا ہے یہ بچے ہوئے ہیں حکومت کی نظر سے, کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ریاست کا پہلا کام یہ ہے کہ جو چیز کنفرم ہے کہ نقصان دہ ہے اس کی اویلیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سگریٹ یا نکوٹین یا ای سگریٹس یا یہ سارا پیرافرنیلیا جو مارکیٹ میں کھلے عام بکتا ہے تو اس پہ قدغن ہونی چاہیے اور پابندی ہونی چاہیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو کھلے عام یہ جو سگریٹ بکتے ہیں اور یہ چیزیں بازار میں فروخت ہوتی ہیں تو اس پہ سخت پابندی ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو آن لائن بزنس ہیں ان کے ذریعے بھی یہ سارے جو دھندے ہیں, کالے دھندے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. تو نئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے, نئے طریقوں سے ان کو روک تھام کرنے. بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ ریاست کو بھی ضرورت ہے نئی پالیسیز بنائے, اچھی پالیسیز, مؤثر پالیسیز بنائے, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اگر لاسٹلی بتائیے گا اگر کوئی نوجوان جو نکوٹین پاؤچز کا عادی ہو چکا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا علاج ہو سکے اور وہ یہ چھوڑ سکے, اور والدین کے لیے پھر کیا ہدایت ہے آپ کی؟ دیکھیں ہر نشہ جو ہے ہر سٹیج پہ چھوڑا جا سکتا ہے, اور سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو نشہ ہے چھوڑنا یہ ول پاور سے ممکن نہیں ہوتا. ایسی ول پاور صرف 4% لوگوں کی ہوتی ہے کہ اپنی ول پاور کی بنیاد پر وہ کوئی بھی نشہ چھوڑ سکے یا کوئی بھی بری عادت چھوڑ سکے اور کوئی بھی اچھی عادت اپنا سکے. باقی 96% لوگ جو ہیں ان کو ول پاور کے متبادل جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جانا ہوگا. اٹ از اے میڈیکل پرابلم. سب سے پہلے ہمیں منشیات کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ ہر نشہ کرنے والا ایڈکٹ نہیں ہوتا.
सही। लेकिन जो एडिक्ट होते हैं उनको विल पावर मदद नहीं करती, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। और राइट। इसे मॉरल इशू समझने की बजाय एक मेडिकल इशू Medical समझना issue चाहिए। समझे। तो आप देखिए कि ज़्यादातर लोग जो मनशियात की बीमारी में मुब्तला होते हैं, कई कई साल उनके अहले खाना खुद ही कोशिश करते रहते हैं, चौकीदारा करना, पुलिसिंग करना, कोई मारधाड़ भी कर जबरदस्ती देना, करते धमकी भी देना। दीज थिंग्स डोंट वर्क। सही। अब वक्त ने साबित कर दिया है कि ये एक प्योर मेडिकल इशू है। Medical issue अगर कोई नशा करता है तो 20% इम्कान है कि वो बिल्कुल, एडिक्ट ये किसी भी medical- किस्म का ये नशा, moral और नहीं है ये कि बड़ा medical important है, मैसेज है कि आपका बहुत मेडिकल इशू और important मेडिकल एक्सपर्ट के message, पास yes। ही जाना चाहिए इस तरह के केसेस में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत साहब आपके वक्त का।